Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट होगा। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली सॉल्व करने वाले हो। एक तरीके से अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो आपका यहां पर रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे तो। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन बोलता है विदिशा के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कल ही हमने विदिशा के बारे में पढ़ा था, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है। तो आपको बताना यह है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट देख लो। देन उसके बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और डेफिनेटली इनके जो आंसर है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना है, फिर बाद में आप लोग मैच कर सकते हो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, ए स्टेटमेंट है, एक ऑप्शन बोलता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन बोलता है सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन बोलता है दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर डी ऑप्शन बोलता है दोनों में से कोई भी से स्टेटमेंट सही नहीं है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सेकंड क्वेश्चन में चर्चा हो रही है कि पहली ऐसी विमेन जिन्होंने एडमिशन लिया था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1884 में, तो आपको इनका नाम बताना है। कल मैंने इस आर्टिकल को कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया था, हजारों लोगों ने जो है इसका आंसर किया था। आज भी आप लोगों को बताना है क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ए कदम्बिनी गांगुली, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। उसके बाद आता है थर्ड आर्टिकल, थर्ड क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। आपको ये 3 नदियों का नाम दे रखा है, इन तीनों में से बताना है कौन कौन सी नदियां आपको उत्तराखंड के अंदर बहती हुई नजर आएंगी, भेल, कोसी या फिर काशीपुर। नीचे आप लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है कि पहली और दूसरी नदी तीसरी वाली बहती है, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है पहली और दूसरी वाली बहती है, सी ऑप्शन दूसरी और तीसरी वाली, डी ऑप्शन या फिर तीनों ही नदियां बहती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से रीड करना। देन उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट सही है, बी सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी दोनों स्टेटमेंट सही है, डी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर चर्चा हो रही है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करो, पढ़ लो दोनों स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कि पहला स्टेटमेंट सही है, बी दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी दोनों में से दोनों ही सही हैं, और डी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और साथ ही साथ इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो आर्टिकल में पेगासस स्पाईवेयर है और पेगासस स्पाईवेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि आपको मालूम होगा हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर यहाँ पर जासूसी करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। स्पाईवेयर आप नाम समझ गए होंगे, स्पाई का मतलब है जासूसी करना, तो एक तरीके से ये मालवेयर है, यानी कि ये आपके कंप्यूटर को, फ़ोन को हैक कर लेगा और वहाँ से जो आपका फ़ोन का डेटा है, आपके नंबर, ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करी जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं। तो इसका अटैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अटैक तो चलो हो गया, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग एक और टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर के बारे में मैंने परसों भी कवर किया था, कल भी कवर किया था और आज यहाँ पर डेफिनेटली इसके बारे में कवर नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा, कोई बात नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है कि जीरो क्लिक अटैक, ये दूसरी चीज न्यूज में आ चुकी है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब यह है कि जो ये पेगासस स्पाईवेयर है, पहले तो आप यहाँ पर पेगासस इसको क्यों बोला जा रहा है, ये इस टाइप का जानवर होता है पेगासस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसी के ऊपर ये नाम रखा गया है। ये जो स्पाईवेयर है बेसिकली जिससे जासूसी की जाती है, ये इजरायली बेस्ड स्पाईवेयर है, इसराइल ने इसको बनाया है, इसराइल का जो एनएसओ ग्रुप है इसने इसको बनाया है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसराइल से स्पाईवेयर को खरीदा है ताकि अपनी कंट्री के अंदर जो भी जर्नलिस्ट वगैरह है उनके ऊपर
जासूसी कर सकें। और यही इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर भी लग रहा है कि इंडिया के अंदर भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है और उसकी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट का जो डेटा वगैरह है वो लिया गया है, जर्नलिस्ट के ऊपर जासूसी की जा रही है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जीरो क्लिक का मतलब यह है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये अपने एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। एडवांस लेवल पर पहुंचने का मतलब यह है कि पहले तो इसमें क्या होता था, पहले यहां पर ये फिशिंग मेथड अप्लाई करता था, मतलब कि आपके फोन में एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, उसी के बाद वहां पे आपके फोन के अंदर ये स्पाईवेयर इंस्टॉल हो पाएगा। मतलब अगर आप थोड़े बहुत भी सतर्क हो कि हाँ यार इस लिंक के ऊपर मुझे क्लिक नहीं करना है, तो फिर आप बच जाओगे, आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन ये जीरो क्लिक अटैक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आपको अगर क्लिक कहीं पर नहीं भी करोगे तो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। होगा क्या, व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास आएगी एक कॉल और उसी के माध्यम से जैसे ही वो कॉल आती है आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उसी वजह से इसको जीरो क्लिक अटैक बोला गया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन, कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे ह्यूमन कंट्रोल कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, कॉल आएगी व्हाट्सएप के ऊपर और आपके पास आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जीरो क्लिक अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है? तो देखो यहाँ पर क्या है, रोका तो यहाँ पे अभी नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ पे आपको देख पाओगे कि ऐसी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि दुनिया का जो सबसे तगड़ा स्पाईवेयर है वो अभी पेगासस स्पाईवेयर है। इजराइल ने जो है इसको डेवलप किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी आप यूज़र है वो क्या करे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अप टू डेट रखे, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को स्पॉट करता रहे, देखता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को अपडेट करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है नए नए अपडेट्स आते हैं तो उनके रिगार्डिंग वो फ़ोन भी अपडेट हो जाए, ताकि जो है चीज़ें थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अभी के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। आई होप आप ये समझ गए होंगे ये पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है MH-60R हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो हमारे इंडियन नेवी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं अभी दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं हमारी इंडियन नेवी के पास, और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं यही हेलीकॉप्टर है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। इसी वजह से इसको MRH बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से मतलब कि इस हेलीकॉप्टर्स का अलग अलग रोल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये यूएस नेवी से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ये काफ़ी बड़ा स्टेप होता हुआ नजर आएगा। ये कुछ हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र अभी कर दिए गए हैं, आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ये MH-60R हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं। क्वेश्चन यह है, ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि यूएसए के अंदर है, ठीक है। एक तरीके से बोला यह जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी बेस्ट है, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, चाहे वो बारिश हो तूफान हो, लेकिन यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाला है। नाउ अब जब ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है तो हर एक मल्टीपल मिशंस को जो है ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और उसी के साथ लगभग 24 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हमारे द्वारा खरीदे गए हैं यूएस से। नाउ यहाँ पे अभी 2 हेलीकॉप्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाकी हेलीकॉप्टर्स आने वाले टाइम पर भारत के अंदर आते हुए नजर आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है इससे इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, और आज के टाइम पर जो भी यहाँ पर इंडियन क्रू हैं पहली बैच के वो सब ट्रेनिंग के अंदर में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब ये हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो इनको चलाना भी आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यूएसए के अंदर इंडियन क्रू मेंबर्स ट्रेनिंग पर हैं कि वो इस हेलीकॉप्टर को चलाना सीख जाएं। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। आपको मालूम होगा टीपू सुल्तान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है मुंबई के अंदर। ये एक गार्डन का जो नाम है वो इनके ऊपर रखा जा रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है इन पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में जानना है। तो टीपू सुल्तान जन्म हुआ था इनका 1750 में और डेथ हो गई थी 1799 में। तो आप कह सकते हो ये रूलर थे किस चीज़ के, किंगडम ऑफ मैसूर के ये रूलर थे, जो कि साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता था। उसके साथ यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, यानी कि नए नए एक तरीके से प्रशासनिक नई नई चीज़ें लेकर आते रहे अपने रूल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर एक नया कॉइनेज सिस्टम भी लाया गया इनके द्वारा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए गए। तो बहुत सारे नए नए इनोवेशंस, बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स इनके द्वारा करे गए थे। उसके साथ यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने एक्सपेंड करा आयरन केस माइसोरियन रॉकेट को, ठीक है, माइसोरियन रॉकेट को भी यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंड करा, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है।
ठीक है, क्योंकि रॉकेट आर्टिलरी के अंदर अगर हम बात करें तो एक पायनियर की तरह देखे जाते थे और काफ़ी इंटरेस्ट था इनका रॉकेट आर्टिलरी के अंडर वगैरह में। नाउ जो ये टीपू सुल्तान के थे, इनका फादर का नाम था हैदर अली, और एक तरीके से हैदर अली के बाद यहाँ पर टीपू सुल्तान ने जो है ये मैसूर को संभाला, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी 1782 के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल करी हैं, बहुत सारी जीत हासिल करी हैं ब्रिटिश का अगेंस्ट में, जैसे कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसके अंडर में आप कह सकते हो बहुत सारी जीत हासिल करी है। निगोशिएशन हुआ, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, तो वहाँ पर निगोशिएशन वगैरह हुआ था। ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये सारे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ना यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो ये टीपूज का कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, टीपूज कॉन्फ्लिक्ट बोला जा रहा है यहाँ पर, जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था ये स्टार्ट हुआ मराठा मैसूर वॉर में, ठीक है, और आप कह सकते हो कि ये फिर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बड़ा। देन उसके बाद जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम आया। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम बेसिकली था क्या एग्जैक्टली, इसमें क्या हुआ, जो पहले इनके पास बहुत सारी टेरिटरीज थी वो भी यहाँ पर चली गई थी, वो भी यहाँ पे लॉस्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो मराठा मैसूर वॉर था ये एंड हुआ था जब एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये थोड़ा बहुत शांति हुआ। लेकिन जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया, एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स थे, एक तरीके से सपोर्ट करे गए मराठास के द्वारा, एक तरीके से निज़ाम के द्वारा, और इन्होंने मिलकर क्या करा, टीपू को हरा दिया, टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान मारे गए 4 मई 1799 में। ओके, ठीक है, जब यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे अपना सेरिंगापतम को, लेकिन यहाँ पर डिफेंड करते करते ये मारे गए। तो ये इनका कुछ इस प्रकार से एंड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, यहाँ पे क्या है आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग ये चर्चा में क्यों थे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये मुंबई के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी तो चर्चा में थे। कभी होगा तो इनके बायोग्राफी के ऊपर एग्जैक्टली क्या क्या थी तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं अभी 15 अगस्त तक फिर भी यहाँ पर एक तरीके से मैं फ्री नहीं हूँ। 15 अगस्त के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये एंग्लो मैसूर वॉर वगैरह भी यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा। ये जो भी वॉर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाने वाला हूँ, लेकिन वो अभी उसमें टाइम लगने वाला है 15 अगस्त के बाद से। अभी यहाँ पर मैं फ्री नहीं हूँ, 15 अगस्त के बाद से थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब मैं नए नए टॉपिक्स भी यहाँ पर उस पर अपलोड करता हुआ नजर आऊँगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मून वॉबल के बारे में। तो देखो होता है क्या है, कभी कभी जो ये मून है वो इस तरीके से मूव करता है कि एक अजीब सा तरीका होता है, वो ये है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मूव कभी कभी जो ये मून है वो कभी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, कभी यहाँ पर ये ओवल शेप में मूव कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे, ठीक है, कभी यहाँ पर ऊंचा, ठीक है, कभी यहाँ पर ऊंचा, कभी यहाँ पर ऊंचा, कभी यहाँ पर ऊंचा, कभी यहाँ पर ऊंचा, ठीक है, जैसे लट्टू मूव करता है ना, लट्टू कैसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये दूसरा टर्न लेता है तो लट्टू इधर की साइड नीचे घूम जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके इस प्रकार से तो लट्टू घूमता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो मून की ऑर्बिट है ना, मून की जो ऑर्बिट है ऊपर, तो वो इस मून की ऑर्बिट घूमती है, उसको बोला जा रहा है वॉबल, ठीक है, जिस प्रकार से लट्टू घूमता है, जिसका लट्टू का सर ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है, इधर उधर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये वॉबलिंग देखने को मिलती है। मून का जो ऑर्बिट है वो इसी तरीके से टर्न अराउंड करता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर रोटेट करता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बोला यह जा रहा है मून वॉबल एक खतरा पैदा होता हुआ नजर आएगा 2030 तक। यहाँ पर इसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं ये जो सी लेवल है यानी कि समुद्र का जो पानी है ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये हम लोग इसका इंडिकेशन देख सकते हैं। अब इंडिकेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मून वॉबल एग्जैक्टली क्या है, तो मून वॉबल ऐसा कुछ भी नहीं है, मून का जो ऑर्बिट है बस वो ऐसा घूमता है जैसे कि मैंने आपको अभी शेप बताई थी। नाउ आपको ध्यान रखना है कि इसको पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया था 1728 में। जो ये वॉबल हो रहा है, ये जो इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, ये एक तरीके से एक वॉबलिंग में 18.6 ईयर लगते हैं, ठीक है, 18.6 साल लग जाता है एक तरीके से पूरा एक वॉबल को कंप्लीट करने में, और इसी तरीके से साइकिल चलती है। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो वॉबल है इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि आने वाले टाइम पर 2030 में, लगभग 2030 के एरा में हो सकता है एक बहुत ही भयंकर सी लेवल राइज हो, यानी कि जो समुद्र का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी जो भी समुद्र किनारे जगह है, जैसे कि इंडिया का मुंबई हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे दुनिया भर में आपको बहुत सारे कोस्टल रीजन्स देखने को मिलेंगे, वो सब काफ़ी खतरे में होंगे क्योंकि ये जो समुद्र का लेवल है काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो एक राउंड है इस तरीके से जो ये घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, इसका एक राउंड 18.6 ईयर का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 18.6 साल में यहाँ पर एक राउंड मार रहा है। अब इसका जो हाफ है, हाफ कितना हो गया, 9.3 ईयर्स के आसपास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 9.3 ईयर्स है, लगभग 9 साल के आसपास हम लोग ले लेते हैं, क्या होगा,
आधे में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर ये आधा रोटेट कर चुका होता है, हाफ रोटेट कर चुका होता है, तो इसमें क्या होता है, आधा रोटेट करने के बाद जैसे आधा रोटेट करेगा, एक आधी साइकिल कंप्लीट होगी, तो एक सिचुएशन आती है, वो ये आती है जो हाई टाइड्स होती हैं। टाइड्स जो है नदियाँ की टाइड्स आप कह सकते हो कि जो समुद्र होता है उनके टाइड्स होते हैं, वेव्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं, हाई टाइड जो होती हैं, हाई वाली टाइड होती हैं वो लो हो जाती हैं, और उसके बाद जो लो टाइड होती हैं वो हाई हो जाती हैं। ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना कब, जब ये अपना हाफ कंप्लीट करता है, जैसे जो ये मून है, मून का एक ऑर्बिट घूम रहा है इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर ये हाफ चक्कर मार लेगा, हाफ चक्कर मारने के बाद क्या होगा, जो हाई टाइड्स होंगी, जो भी यहाँ पर वेव्स होती हैं हाई टाइड्स होंगी, वो लो हो जाएंगी, और जो लो टाइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो हाई हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर ये आधा और पूरा करेगा, ठीक है, अब इसने आधा पूरा करा था, उसका आधा और पूरा कर लिया है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है, ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जैसे ही यहाँ पर बाकी 9 साल का ये कंप्लीशन करेगा, तो वापिस चीज़ें सिचुएशन फ्लिप हो जाएगी, जैसे पहले हो रहा था वैसी सिचुएशन फ्लिप हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, हाई टाइड लो हो रही थी और लो टाइड हाई हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, जो हाई टाइड है वो और हाई हो जाएगी, ठीक है, लो टाइड क्या हो जाएगी, और लो हो जाएगी, तो ये सिचुएशन बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाले टाइम पर ये बाकी 9 साल देखने को मिलेंगे। अब जो ये इसका आधा कंप्लीशन है, आधा कंप्लीशन जैसे पूरा होगा, तो जो हाई टाइड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब जो ये वेव्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। इससे क्या होगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे सी का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, लगभग 2030 के मिड में हो सकता है कि यहाँ पर टाइड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा नजर आती हुई नजर आए, ठीक है। तो ये मून वॉबल यहाँ पर एक तरीके से यही चीज़ इंडिकेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है। वॉबल का मतलब कुछ भी नहीं है, वॉबल का मतलब एक पर्टिकुलर रोटेशन है। मैं आपको एक जीआईएफ लगा सकता था समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सॉरी मैं लगा नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, वॉबल का रोटेशन कुछ जैसे लट्टू घूमता है, उसका सर इधर उधर हिलता है ना, उस तरीके से यहाँ पर इस वॉबलिंग को हम लोग बोलते हैं। ओके, सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनबी ड्राइवर के बारे में। तो जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मद्रास के, इन्होंने बना लिया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसको नाम दिया गया एनबी ड्राइवर, मतलब नेबरहुड ड्राइवर। अब यहां पर ये क्या करेगा, ये निगरानी रखेगा, ये एनालाइज करेगा किसको, कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस को, यानी कि जो भी कोशिकाएं होती हैं, जो भी सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो भी कैंसर हो रहा है, ठीक है, जो ट्यूमर वगैरह हो जाता है, उसके अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि कैंसर क्या हो रहा है, कैंसर यहाँ पर सेल्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसी वजह से यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि कैंसर के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी ये म्यूटेशंस होंगे, जो भी ये चेंजेस होंगे, उनको एनालाइज करेगा, उनको देखेगा, उनको स्टडी करेगा, उनके ऊपर निगरानी रखेगा। क्या है वो, ये एनबीडी ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, जैसे पड़ोसी दूसरे के ऊपर निगरानी रखता है, ध्यान रखता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये आर्टिफिशियल टूल भी जो है एक तरीके से निगरानी रखने का काम करेगा, लेकिन किसके ऊपर, कैंसर के जो एक तरीके से म्यूटेशन है, उनके अंदर जो बदलाव होता है उसके ऊपर, ठीक है। कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस जो भी होते हैं, एक तरीके से जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी बदलाव हो रहा है जिससे कैंसर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर एक तरीके से इन चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो नेबरहुड इसको नाम दिया गया है, ये क्या करेगा, ये जो म्यूटेशंस हैं जीनोम के अंदर, आपके जो जीन्स है, डीएनए आरएनए, उनके अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं और एक तरीके से इनसे कैंसर हो सकता है, तो इन चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो छोटा सा आर्टिकल है, बस आपसे रिसेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यहाँ पर जो ये कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलप करा गया है, वो क्या है, तो बता देना आप लोग, वो है एनबीडी ड्राइवर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, अब आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि वर्ल्ड कैंसर डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरीके से कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर सेलिब्रेट कर लिया गया है वर्ल्ड कैंसर डे, तो फिर उसका थीम क्या था इस साल का, ये भी आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि जो ये कैंसर है, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल उसी से रिलेटेड है जो कि आपका थंबनेल में देखने को मिलेगा। यह है इंटरनेट वाया बलून के बारे में। तो गुब्बारों से यहाँ पर इंटरनेट पहुँचाने की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है, वो कौन सी सुविधा है, इसके हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो ये फ्लोरिडा का रिपब्लिकन गवर्नर है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी तो मैं सिंपल शब्द में बताता हूँ, इसको हटाओ, ठीक है। अभी क्या है, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक तरीके से ग्रीन लाइट दी है कि ये इंटरनेट को ट्रांसमिट करेंगे लोगों के पास क्यूबा के अंदर। क्यूबा के अंदर आज के टाइम पर बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्यूबा के अंदर इंटरनेट वगैरह शटडाउन है। तो यहां पे क्या होगा, इंटरनेट देंगे लोगों को, लेकिन किस माध्यम से, वो देंगे बलून्स के माध्यम से, ठीक है। अब ये बलून्स यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेट के लिए, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्या होगा, ये जो बलून्स है ये कुछ अलग ही प्रकार के हैं। आपने देखा होगा, ये बहुत बड़े बलून्स होते हैं, टेनिस कोर्ट के बराबर होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। ये बलून्स काफ़ी ऊपर तक उड़कर जाएंगे, ठीक है। और इनसे क्या होगा, एक कनेक्टिविटी आएगी। आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो उसके बाद यहाँ पर एयरलाइनर हो गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये बलून्स आपको पृथ्वी से लगभग 12 माइल्स के आसपास की दूरी पर देखने को मिलेंगे। ये है बलून्स
पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पर, देखो एक सोशलाइज्ड इंटरनेट एंटीना होता है। नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे ग्राउंड पर एक एंटीना होता है जो कि इन बलून्स को सिग्नल देता है। अब यहाँ पे इन बलून्स को सिग्नल मिलेंगे तो ये बलून्स क्या करेंगे, ये बलून्स भी अपने सिग्नल सेंड कर देंगे नेबरिंग बलून्स को, क्योंकि एक बलून से तो काम चलेगा नहीं, एक बलून सबको इंटरनेट दे नहीं पाएगा, तो बहुत सारे देने पड़ेंगे। तो जितने भी बलून है, एक बलून जो है दूसरे को सिग्नल देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से एंटीने से शुरुआत हुई, यहाँ पे सारे बलून्स कलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नीचे आपको एक और यहाँ पे नेटवर्क बोर्ड देखने को मिलेगा। ये क्या है, जो सिग्नल रीच ग्राउंड स्टेशन है, ये क्या करेगा, ये कनेक्ट कर देगा लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को। अब यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो यहाँ से ये इंटरनेट प्रोवाइड किया गया, एक तरीके से यहाँ से इस इंटरनेट के माध्यम से सिग्नल दिए गए और इस सिग्नल से यहाँ पर इस इंटरनेट कनेक्टिविटी से ये सारे बलून कनेक्ट हो गए। अब ये क्या करेगा, ये जो सिग्नल है ये एक तरीके से ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचेगा, ये लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर के पास पहुंचेगा और ये एक तरीके से फिर क्या करेगा, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस नेटवर्क के ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड करवाएगा इस बलून्स के नेटवर्क से। ठीक है, जो भी ये नेटवर्क आ रहे हैं ये नीचे कैप्चर करे जाएंगे और फिर यही जो सर्विस प्रोवाइडर है ये जगह जगह पर ये इंटरनेट दे सकता है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग होती है इस बलून्स इंटरनेट के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंटरनेट डिलीवर किए जाते हैं बलून से? तो हमने इसको पहले ही समझ लिया है, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो लगभग पहले काफ़ी सालों में अल्फ़ाबेट का नाम का एक पेरेंट कंपनी थी गूगल की, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से इसके ऊपर वर्क किया है और ये एक प्रोजेक्ट लून के नाम से चलाया गया था। आपको ध्यान रखना है, गूगल ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लून चलाया था। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का ये बलून होता है, ये बलून काफ़ी बड़ा साइज़ में आप देख पाओगे, लगभग ये टेनिस कोर्ट के बराबर इतना बड़ा बलून होता है और ये बलून काय से बनता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है, यह प्रोजेक्ट लून चलाया गया था, इसको काफ़ी जल्दी शट डाउन भी कर दिया गया था, लेकिन शट डाउन करने से पहले इसकी टेस्टिंग हुई तो काफ़ी बढ़िया काम किया। कीनिया के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पे सर्विस, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाई गई थी, तो बढ़िया यहाँ पे काम किया है। और कीनिया के अंदर पार्टनरशिप किया गया था उनके लोकल टेलीकॉम कीनिया से, तो वहाँ पे एक तरीके से अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवाई गई हैं। देन उसके बाद आज के टाइम पर क्यूबा के अंदर इसको प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। नाउ अब यहाँ पे वर्क कैसे करता है तो मैंने आपको बता दिया। ये जो लून बलून होते हैं ये एक तरीके से टेनिस कोर्ट के बराबर होते हैं, ये लगभग 60,000 से 75,000 फीट की दूरी पर एक तरीके से लगभग पृथ्वी की इतनी फीट की दूरी पर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इसके अंदर सोलर पैनल्स वगैरह भी लगे होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। क्या सच्ची बात है, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैंने एक तरीके से थंबनेल बनाया हुआ था, थंबनेल के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये नीचे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल्स भी लगते हैं जिसकी मदद से इसके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसकी मदद से इसके पास एनर्जी आती है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये आगे भी चीज़ों को ट्रांसमिट कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि ज़्यादातर आप कह सकते हो ये जो बलून्स किस चीज़ से बनते हैं, ये बनते हैं एक प्लास्टिक पॉलीथिलीन से, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथिलीन से यहाँ पे बनते हैं, इनके अंदर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसमें क्या होता है, सर्विस ये देता है अलग अलग स्मार्टफोन्स को, और अलग अलग एक तरीके से लोकल टेलीकॉम से कनेक्टिविटी मिलने के बाद ये अलग अलग स्मार्टफोन्स को ये एक तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करवा देता है। और ये एक बलून लगभग हज़ारों लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस ये हैं कि इनको रिप्लेस करना पड़ जाता है। दिक्कत यह है कि हर 5 महीने में इन बलून्स को बदला जाएगा और यहाँ पर एक तरीके से ये बलून्स आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के एटमॉस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस होती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको एक तरीके से बदला जाना ही चाहिए हर 5 महीने में। देन उसके बाद ये जो बलून्स हैं इनको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, तो आप देख पाओगे पृथ्वी होगी, पृथ्वी के ऊपर आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा बलून देखने को मिलेगा। इसकी काफ़ी हार्श कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हार्श कंडीशंस की वजह से ही जो यहाँ पर ये चीज़ें आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से ये बलून वर्क ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे बोला गया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर विंटेज मोटर व्हीकल्स, यानी जो पुराने ज़माने की बहुत पुरानी और बहुत पुराने और कीमती जो व्हीकल्स हैं, जैसे विंटेज व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को लेकर नया बदलाव किया गया है। ठीक है, जो पहले वाला रूल था, ठीक है, CMVR, इसके अंदर बदलाव किया गया। और इसके बाद जो विंटेज मोटर व्हीकल्स हैं इनको एक तरीके से यहाँ पर जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इनके अंदर नई नई चीज़ें लाई गई हैं। और जो भी यहाँ पर विंटेज व्हीकल है, जो भी पुराने ज़माने के व्हीकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आप कह सकते हो कीमती हैं, क्वालिटी व्हीकल्स हैं, लगभग 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। ठीक है, और 50 साल से पुराने हैं। अगर हम लोग बात करें 50 साल से ज़्यादा ओल्ड है ये, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मेंटेन किया जाएगा। और एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसमें कोई ओवरहॉल है, कमी वगैरह भी देखने को मिलेगी, तो फिर वो यहाँ पर एक तरीके से ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद
अगर किसी व्हीकल के अंदर कोई पुराना सा व्हीकल है उसके अंदर अगर कमी वगैरह देखने को मिल रही है तो उसको एक तरीके से विंटेज व्हीकल मोटर व्हीकल के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर वो नया सा है एकदम, उसकी कंडीशन अच्छी है तो उसके अंदर वो काउंट किया जाएगा। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लेकर अगर हम बात करें तो देखो रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लाया गया है। अगर किसी के पास भी विंटेज व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये स्टेट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है ये एक सर्टिफिकेट इशू करती है और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को इशू कर यहाँ पर एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो व्हीकल्स हैं बहुत पहले से, देखो जो पुराने व्हीकल्स हैं जो लोगों के पास है वो पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वही रहेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके लिए यहाँ पे नंबर असाइन किया जाएगा। नंबर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे फीस देख सकते हो, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको 20,000 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, पुराना है और आपको नया री रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका तो 5,000 रुपये फीस लगने वाली है, ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करेंगे। ये आर्टिकल में चर्चा हो रही है आवास पर संवाद को लेकर। तो हो क्या रहा है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है अर्बन वाले एरिया के अंदर, जो भी यहाँ पर जो शहरी वाले एरिया हैं उनको लेकर बात करी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब यहाँ पर ये जो आवास योजना है एक तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है आवास पर संवाद, लगभग इसकी सीरीज़ को लॉन्च किया गया और इसमें चर्चा हो रही है हाउसिंग फॉर ऑल की, मतलब सभी लोगों को कहीं ना कहीं घर प्रोवाइड करवा दिया जाए, सभी लोगों के पास घर होना चाहिए, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अनाउंस किया है ये जो एक तरीके से छठी एनिवर्सरी मनाई गई PMAYU की, जो कि हमने अभी देखा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो इसकी छठी एनिवर्सरी मनाई गई है 25 जून 2021 में। उसी पर काफ़ी सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया गया, आवास पर संवाद का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर लोगों का डिस्कशन होगा और डिस्कशन किस चीज़ को लेगा होगा, हाउसिंग फॉर ऑल को ले कि ये कि मतलब कि सभी लोगों को एक तरीके से घर प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही करी जाएगी कि लगातार डेवलपमेंट होता हुआ नजर आए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो अभी आने वाले टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से सुनवाई करने वाला है एक फ्रेश चैलेंज की, एक चैलेंज डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे वो क्या है पिटीशन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो ये कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं पहले आपको ये समझना है। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसके अंदर सेक्शन 9 है, तो सेक्शन 9 के अंदर कॉन्जुगल राइट्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मान लो जो भी मियाँ बीवी हैं, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ अगर दूर दूर रहते हैं तो एक तरीके से ये लोग पिटीशन डाल सकते हैं, ये लोग तरीके से इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर विमेन है वो यहाँ पे कह सकती है कि जो वो उनको उसका पति है वो उसके साथ रहना चाहिए, वो दूर ना रहे, उसके साथ रहना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीज़ें चैलेंज करी जा सकती हैं, अपने राइट्स की बात करी जा सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसी के साथ यहाँ पे जो मेल पुरुष जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष भी ये काम कर सकता है, यहाँ पर जो भी मेल है वो भी यहाँ पर चीज़ को चैलेंज कर सकता है। मेल भी कह सकता है कि यहाँ जो ये इसकी वाइफ है, इसकी जो बीवी है वो इसके साथ रहनी चाहिए। मतलब अगर दूर दूर रह रहे हैं तो अपने पास में रहने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो इनके पास ये राइट्स देखने को मिलेंगे, तो ये इस चीज़ को कहने की प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर इस एक तरीके से यहाँ पर बोला यह जा रहा है इसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये राइट्स काफ़ी पुराने हैं। ये राइट्स आपको कॉलोनियल टाइम के देखने को मिलेंगे, ये ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और उन्होंने भी एक तरीके से इसको रिपील कर दिया, उन्होंने भी हटा दिया है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक बदलाव कर दिया। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर इंडिया के अंदर इसके अंदर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसी टाइप के जो प्रोविजन है आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर भी देखने को मिलेंगे, एज वेल एज जो डाइवोर्स एक्ट है 1869 का, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब कि जो डाइवोर्स एक्ट है आप कह सकते हो कि जो कि गवर्न करता है क्रिश्चियन फैमिली लॉ को, इसके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मतलब बहुत सारी जगह पर ये प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो लॉ है इसको काफ़ी हद तक चैलेंज किया गया है मेन ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि ये बोला जा रहा है जो राइट टू प्राइवेसी है, कोई बंदा चाहता है राइट टू प्राइवेसी को फॉलो करना, ठीक है, जो कि आप कह सकते पुट्टास्वामी केस के अंदर यहाँ पे बोला गया था राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट है। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी एक तरीके से इसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें वापस से एक तरीके से बदलाव लाना होगा या फिर इस लॉ को हटाना होगा, ठीक है, ताकि ऐसी चीज़ों को चैलेंज ना किया जा सके। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आज के क्वेश्चन है उनके आंसर्स को। देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना विदिशा वाला, तो विदिशा के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने इसका आंसर लगाया है डी वाला, यानी कि
एक सॉरी सी वाला बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो आपका सही आंसर है। उसके बाद जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कदम्बिनी गांगुली देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर कौन सी रिवर बहती है, ये तीनों रिवर बहती हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देन उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे आपका स्टेटमेंट सही है, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा सेकंड ओनली, ठीक है। जो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो किसान सारथी है इसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, B2 ओनली। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन था वो था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, या अगर आपने आंसर सही लगाए हैं तो बिल्कुल थम्सअप कर रहा और आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको कल भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए नजर आऊँगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।